हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कल एमएच सेट की 2023 की जो केमिकल साइंस की एग्ज़ाम हुई उसके हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल नाइट्रिफिकेशन इज आइडेंटिफाइड एज। तो बायोलॉजिकल जो नाइट्रोजन प्रोसेस होती है ना, तो उसकी जो इक्वेशन होती है, रिएक्शन, वो होती है अमोनियम आयन प्लस ट्वाइस O2। ये इसकी इक्वेशन होती है जिसमें वाटर और ट्वाइस एच पॉजिटिव निकलता है, रिलीज होता है। तो अभी देखिए, इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेयरिंग एनर्जी कंट्रीब्यूशन टू CFSE ऑफ अ हाई स्पिन D7 आयन एंड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो हाई स्पिन जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए पेयरिंग एनर्जी होती ही नहीं है। पेयरिंग एनर्जी होती है ज़ीरो। जो पेयरिंग एनर्जी का कंसेप्ट है वो सिर्फ अप्लीकेबल होता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में पेयरिंग एनर्जी नहीं होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट वाइडली यूज्ड फ्लेम इन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जो सबसे ज़्यादा वाइडली फ्लेम यूज़ करते हैं हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में, वो होती है एयर एसिटिलीन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इसमें SrF2 जो फ्लोराइड स्ट्रक्चर है, इसमें आपको कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कीटायन और एनायन बताना है। तो Sr का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8 और फ्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इसमें बताना है, इसके ऊपर अगर ZnBr2 की रिएक्शन कराएंगे तो कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। तो अभी देखो, इस तरह से COH। तो ये जो है ना, ये इस कार्बोनिल पे अटैक करेगा और यहाँ पर फिर जो H है वो निकल के यहाँ माइग्रेट करेगा, तो हमें मिलेगा सॉरी, ये यहाँ है CHO, ये ऐसे नहीं है, ऐसे है। CHO। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, कार्बन को, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को। तो यहाँ पे OH बनेगा और यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड बनेगा। तो ऐसा हमें थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में दिख रहा है, A और B में तो ऐसा है ही नहीं, डबल बॉन्ड यहाँ नहीं है। तो थर्ड और फोर्थ में देखिए, ये तीनों एक ही प्लेन में है। थर्ड वाले ऑप्शन में तीनों, दो मिथाइल और ये ग्रुप जो है, तो दोनों एक ही, तीनों एक ही प्लेन में है, तो इतना हिस्टेरिकली हिंडर्ड मॉलिक्यूल नहीं बन सकता, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको इसमें बताना है, इस पे अगर H2 PDC कैटालिस्ट ऐड किए तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। और H2 ये जो है RHCl PPH3/3, ये हमारा विल्किंसन कैटालिस्ट, विल्किंसन कैटालिस्ट। तो देखिए, जो H2PDC है ना, ये क्या करता है, डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है सिंगल बॉन्ड में। उसके साथ साथ अगर बेंजाइलिक पोजीशन पे कोई हेटेरो एटम है, बेंजाइलिक पोजीशन, सॉरी ये बेंजाइलिक पोजीशन नहीं है, मैंने डायरेक्ट अटैच कर दिया। CH2 बॉन्ड OCH3। अभी ये बेंजाइलिक पोजीशन पे क्या है, हेटेरो एटम है। तो अगर कोई बेंजाइलिक पोजीशन पे हेटेरो एटम है तो उसको भी ये क्लीव करता है। तो यहाँ हमें इस तरह से मिल जाएगा बेंजीन रिंग, यहाँ पे भी H आ जाएगा और इस ऑक्सीजन पे भी H आ जाएगा, CH3OH। हमें ये दो प्रोडक्ट मिलेंगे, यानी ये बेंजाइलिक पे अगर हेटेरो एटम है तो उसको क्लीव करता है। तो देखो, यहाँ जो ऑक्सीजन है बेंजाइलिक पोजीशन पे, इसको ये क्लीव कर देगा,
इस वाले बॉन्ड को, और डबल बॉन्ड को भी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ये वाला। ये दोनों में दिया हुआ है, ए में और सी में भी। अभी देखो जो विल्किंसन कैटलिस्ट जो है वो लेस हिंडर्ड डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है, एरोमेटिक डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है, इसलिए सिर्फ इसी वाले डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अभी देखो ये जो आंसर्स है ये मेरे अपने आंसर्स है, ऐसे नहीं कि सभी करेक्ट ही होंगे, कुछ कभी रॉन्ग भी हो सकता है। ऐसे नहीं है कि 100% श्योर हो, क्योंकि जब तक तो कोई श्योर नहीं हो सकता जब तक आंसर की रिलीज ना हो जाएगी, लेकिन हमें पता होता है कि आंसर कौन सा होगा, इसलिए सिर्फ मेरा है ये। उसके बाद देखो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, हीटिंग दे रखी है। हीटिंग पे देखो ये फर्स्ट कार्बन जो है तो ये sp3 है, देन सेकेंड थर्ड अनसेचुरेटेड है, फिर ये जो फर्स्ट एटम है ये हमारा sp3 है, देन सेकेंड थर्ड अनसेचुरेटेड है। तो अगर हमारा फर्स्ट कार्बन सेचुरेटेड रहा और इस तरह से फर्स्ट सेचुरेटेड, सेकेंड थर्ड में डबल बॉन्ड, फिर उसी को अटैच्ड सेचुरेटेड एक और एटम, और फिर सेकेंड थर्ड अनसेचुरेटेड, ऐसा रहा और हीटिंग कंडीशन दी रही तो क्या होता है, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन होती है। 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन, 1-1 के बीच में का बॉन्ड ब्रेक होता है, 1-2 के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है, 2-3 का डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, और 3-3 में नया बॉन्ड फॉर्म होता है। तो हमें इस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा, इस तरह से हमें रिएक्शन देखने को मिलती है। देखो करना क्या है, 1-1 के बीच का सिंगल बॉन्ड ब्रेक करना है। ये मैंने पेरीसाइक्लिक रिएक्शन में डिटेल में इस पे वीडियो बनाया है, पूरे इलेक्ट्रोसाइक्लिक सिग्मा ट्रॉपिक सारी पेरीसाइक्लिक रिएक्शन मैंने डिटेल में डिस्कस किए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। 1-2 में डबल बॉन्ड देना रहता है, 2-3 का डबल बॉन्ड ब्रेक करना रहता है, और 3-3 का ज्वाइन करना रहता है, सिर्फ इतना ही करना रहता। तो यहाँ पे कंडीशन ये रहती है कि फर्स्ट एटम जो रहता है वो sp3 होना चाहिए, जैसे यहाँ है। सेकेंड और थर्ड के बीच में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, ये है सेकेंड, ये है थर्ड, देन दिस फर्स्ट, देन सेकेंड थर्ड। इस थर्ड वाले के और इस थर्ड वाले के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। ओ निगेटिव तो नहीं होता है पेरीसाइक्लिक में, लेकिन इस तरह से यहाँ पे ऑक्सीजन रहता है। कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है, जब बॉन्ड ब्रेक होता है तभी फॉर्म होता है, आयोनिक मैकेनिज्म इसमें नहीं होता है। फिर यहाँ पर आ जाएगा ये थर्ड वाला कार्बन जिस पे 2 मिथाइल अटैच्ड है, फिर 2-3 के बीच का डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, और फिर यहाँ पर इस वाले कार्बन पे फिर से ये 1-1 के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इस पे 2 मिथाइल ग्रुप है। और यहाँ बॉन्ड फॉर्म होगा। तो अभी देखिए ये जो है ये कौन सी फॉर्म है, 1-2 के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड O होगा, डबल बॉन्ड O। अभी देखो ये कीटो फॉर्म है, इसको हम टोटोमराइज करके इस तरह से इनॉल फॉर्म में लिख सकते हैं। इस वाले ग्रुप को यहाँ से H निकल के ये ऑक्सीजन ले लेगा, बिकॉज इस वाले केस में इनॉल फॉर्म, वैसे जनरली जो कीटो फॉर्म होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू इनॉल फॉर्म, लेकिन ड्यू टू एरोमेटिसिटी अगर इसको हम इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा। ड्यू टू एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं, इसलिए यहाँ पे इनॉल फॉर्म इसकी ज़्यादा स्टेबल होंगी, इसलिए ये इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका प्रोडक्ट होगा ऑप्शन नंबर 1। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसमें बताना है कि प्रोडक्ट क्या होगा। तो ये ना एक नेम रिएक्शन है, इसमें क्या होता है, एक 5 मेंबर्ड रिंग बनती है, N इस तरह से एक 5 मेंबर्ड रिंग बनती है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल, जिसमें 1-4 सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है, 1 2 3 4 1-4 सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है। तो इसका आंसर आई थिंक फर्स्ट होना चाहिए। देन देखियो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें क्या होगा, बर्च रिडक्शन होगा। अब बर्च रिडक्शन में क्या होता है,
जो एरोमेटिक रिंग रहती है इसमें से एक डबल बॉन्ड रिड्यूस्ड हो जाता है और यहाँ पे अपोजिट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ जाते हैं ऐसे दो। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इसी के एडजेसेंट में डबल बॉन्ड आएगा, यानी इस तरह से होगा, इसी के एडजेसेंट में डबल बॉन्ड आएगा और उसके फिर अपोजिट में। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है लाइक दिस, तो क्या होता है इसमें यहाँ पर इसके एडजेसेंट में ही डबल बॉन्ड नहीं आएगा, इसके बीटा पोजीशन पे यहाँ डबल बॉन्ड आता है, सॉरी सिंगल बॉन्ड CO2H, और फिर इसके पैरा पे यहाँ। तो यानी अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो ऐसे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो तो ऐसे डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे देखो दोनों CH3 है, दोनों CH3 क्या है, प्लस I से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, प्लस I से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इसलिए इनके एडजेसेंट में होगा। अभी देखो इस वाले केस में, इस फर्स्ट में CH3 के तो एडजेसेंट में है, लेकिन इस वाले CH3 के एडजेसेंट में नहीं है, इसलिए ये इसका प्रोडक्ट नहीं हो सकता, इसलिए इसका करेक्ट प्रोडक्ट होगा ये वाला जिसमें दोनों CH3 के एडजेसेंट में डबल बॉन्ड है और फिर उसके पैरा पोजीशन पे अपोजिट साइड पे। तो ऐसा तो B और D में दोनों में है। अब दोनों में से कौन सा डबल बॉन्ड रिड्यूस्ड होगा नेक्स्ट स्टेप में, तो ये क्या है PPH3 जो है, तो RH PPH3/3Cl, ये विल्किंसन कैटालिस्ट है और ये हमें पता है क्या करता है, लेस हिंडर्ड डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है। हमेशा याद रखो ये सिर्फ लेस हिंडर्ड, यानी जो लेस सब्सटीट्यूटेड होगा उसको ये, तो ये देखो ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये लेस सब्सटीट्यूटेड है, इसलिए इसको रिड्यूस करेगा, इस हिंडर्ड डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वाले में क्या पूछा गया है, इधर बेसिक कंडीशन दी हुई है राइट साइड पे और इधर एसिडिक कंडीशन दी हुई है। तो हमेशा याद रखो बेसिक कंडीशन अगर रही तो जो इपोक्साइड रिंग है वो लेस सब्सटीट्यूटेड साइड से ब्रेक होंगी, लेस सब्सटीट्यूटेड, ये तो मोर सब्सटीट्यूटेड साइड है, ये लेस सब्सटीट्यूट इस साइड से ब्रेक होंगी। तो फिर यहाँ हमारा OH बनेगा इस पे और यहाँ पे आ जाएगा OMe। इसमें होता क्या है, जो NaOMe का OMe माइनस है ये यहाँ अटैक करेगा इस कार्बन पे, तो ये बॉन्ड इस तरफ ब्रेक करेगा इस तरह से और हमारा प्रोडक्ट हमें मिलेगा ये वाला। और इस एसिडिक कंडीशन में क्या होगा, इसमें जो है ना अगर एसिडिक कंडीशन रही ना तो प्रोडक्ट मोर सब्सटीट्यूटेड वाला फॉर्म होता है, मोर सब्सटीट्यूटेड साइड से रिंग ब्रेक होती है। हमेशा याद रखो कि अगर 3 मेंबर्ड रिंग है, बेसिक कंडीशन दी है तो लेस सब्सटीट्यूटेड साइड से रिंग फॉर्म होंगी और रिंग ब्रेक होंगी, सॉरी, और एसिडिक कंडीशन है तो मोर सब्सटीट्यूटेड साइड से रिंग ब्रेक होंगी। तो अभी देखो ये यहाँ पे कैसे मैकेनिज्म होता है इपॉक्साइड रिंग में, यहाँ पे H पॉजिटिव जो होता है एसिडिक कंडीशन का, ये ऑक्सीजन इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, यहाँ पे OH पॉजिटिव। अब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेता है और फिर यहाँ पॉजिटिव चार्ज बन, तो ये जो होता है ये SN1 के मैकेनिज्म के थ्रू जाता है। जो एसिडिक कंडीशन में होता है ये SN1 मैकेनिज्म होता है, कार्बोकेटाइन जनरेट होता है और SN1 डिपेंड करता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे। यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन बन रहा है ये वाला कार्बोकेटाइन, देन यहाँ पे OH आ गया है, तो ये कार्बोकेटाइन मोर सब्सटीट्यूटेड है, इसलिए मोर सब्सटीट्यूटेड कार्बोकेटाइन स्टेबल होते हैं। हमें पता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर टर्शरी, सेकेंडरी, देन प्राइमरी, इसलिए सेकेंडरी प्राइमरी से ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए मोर सब्सटीट्यूटेड साइड से हमेशा रिंग ब्रेक होती है और SN1 के थ्रू ये मैकेनिज्म जाता है एसिडिक कंडीशन में। और बेसिक कंडीशन में SN2 मैकेनिज्म होता है, यानी बैक साइड से इसने अटैक किया तो सेम टाइम पे, उसी टाइम पे अबो साइड से ये ब्रेक होता है, तो ये लेस सब्सटीट्यूटेड साइड से होता है SN2 मैकेनिज्म। और SN1 में कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है, इसलिए मोर सब्सटीट्यूटेड साइड से रिंग फॉर्म ब्रेक होंगी और यहाँ पे फिर पॉजिटिव चार्ज पे OMe माइनस आके अटैक करेगा, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसमें बताना है
कि प्रोडक्ट क्या होगा। यहाँ पे थर्ड ब्यूटाइल ग्रुप। अभी देखो ये रिंग ब्रेक होंगी। अब यहाँ पे ना Br2 का जो Br माइनस आएगा तो ये कहाँ से अटैक करेगा। अब जब हमेशा याद रखो, जब भी साइक्लोहेक्सेन रिंग रहती है उसमें अगर न्यूक्लियोफाइल को जब भी चांस मिले, मैंने ये रिएजेंट में डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से साइक्लोहेक्सेन की रिएक्टिविटी होती है, ये होती है साइक्लोहेक्सेन के पार्ट 1 और 2 में ही मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो जब भी न्यूक्लियोफाइल के पास चॉइस होगी वो कहाँ से अटैक करेगा, एक्सियल पोजीशन से। अब देखो इस इपोक्साइड की ये वाली एक्सियल पोजीशन तो इसके फॉर्मेशन में फ्री है, बिजी है, इसकी इक्विटोरियल फ्री है, इसकी इक्विटोरियल बिजी है इपोक्साइड फॉर्मेशन में, और एक्सियल फ्री है, यानी यहाँ से ये अटैक करेगा तो ये इस तरह से ब्रेक होके ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा OH और नीचे आ जाएगा Br। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी देखो इसमें क्या होगा, इसमें ना देखो ये जो OTS है ये लीव करके जाएगा। एसिडिक कंडीशन है, एसिडिक कंडीशन में क्या होता है, H पॉजिटिव एब्स्ट्रैक्ट करते हैं तो ये H पॉजिटिव ले लेगा OTS यहाँ से ऑक्सीजन, और ये TSOH यहाँ से निकल जाएगा। एसिडिक कंडीशन में कौन सा मैकेनिज्म होता है, SN1, और फिर क्या जनरेट होता है, कार्बोकेटाइन। तो ये यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पे कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, इस पे ये TSOH निकल गया। तो अभी ये जो कार्बोकेटाइन हमारा फॉर्म हुआ है, इस कार्बोकेटाइन को ये डबल बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन देगा NGP से, नेबरिंग ग्रुप। ये इफेक्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, इसको आप समझो क्योंकि ये हर बार एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आता है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन पे। देखो अगर फ्रंट साइड से, अभी यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो OAC हमारा आ रहा है CO और CH3 OCO CH3, ये किस साइड से अटैक करेगा, ये इस साइड से अटैक करेगा या फिर इस साइड से, इस साइड से या फिर इस साइड से, दोनों भी ऑप्शन में दिए हुए हैं, B और C दोनों भी। तो देखो इस साइड डबल बॉन्ड से ना ये इसको नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन से ऐसे इलेक्ट्रॉन देगा। उसके बाद में जब OAC माइनस आएगा, इस साइड से SN2 मैकेनिज्म यहाँ होता है तो ये इस साइड से ब्रेक होगा। तो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन में ना एक पहले SN1 होने के बाद में अब SN2 होगा, ये इस साइड से आएगा तो ये वापस इधर आ जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसमें समझ सकते हैं, यहाँ पे TSOH OTSS और यहाँ पे OAC है। अभी देखो ये जो OTS है, अभी फिर OAC माइनस इस पे हमको अटैक कराना है, तो सबसे ACOH, तो सबसे पहले ये OTS जो है ना तो ये H यहाँ से ले लेगा, ये TSOH यहाँ से निकल जाएगा। अब यहाँ पर ना पॉजिटिव चार्ज बना है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये जो है ना OAC ये इसको अपने इलेक्ट्रॉन देगा, इसके पास लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो यहाँ पे इस तरह से इपॉक्साइड रिंग फॉर्म होंगे। अब देखो अब जो आने वाला इनकमिंग ग्रुप है ये बैक साइड से नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ बैक साइड पे ऑक्सीजन फॉर्म है, ये अबोव से आएगा OAC, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और हमें प्रोडक्ट मिलेगा। देखो ये अबोव से OAC यहाँ आया और ये पहले वाला OAC अपनी जगह पे वापस आ गया। अगर यहाँ पर ये OAC यानी नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन उसे कहते हैं कि जब बाजू वाला अपने इलेक्ट्रॉन देता है, पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में, बाजू वाला एडजेसेंट नेबर ग्रुप। तो ये अगर ये ग्रुप इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता था तब यहाँ पे SN1 होती थी, यानी रेसिमिक मिक्सचर हमें मिलता था। SN1 में क्या मिलता है, रेसिमिक मिक्सचर है ना, कि इधर से भी अटैक कर सकता था न्यूक्लियोफाइल और इधर से भी। लेकिन यहाँ पे NGP में हमेशा क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री होती है, यानी ये यहाँ पे ये साइड को इसको ब्लॉक कर दिया इसने इस तरह से इपॉक्साइड फॉर्म करके। अब जो आने वाला ग्रुप है ये बैक से नहीं आ सकता, अब ये सिर्फ अबोव से ही आएगा, यानी इन्वर्जन ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री हो रही है इसमें।
तो टोटल ओवरऑल क्या होता है इसमें, ओवरऑल क्या होता है इसमें कि नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट करके एक साइट को ब्लॉक कर देता है और सिर्फ आने वाला न्यूक्लियोफाइल सिर्फ एक ही साइट से हमारा अटैक कर सकता है। तो इसे हम कहते हैं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी देखो इसमें क्या होता है कार्बोनिल का, इस पे मैंने IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का वीडियो डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कैसे कार्बोनिल फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, किन किन फैक्टर से। अगर इस पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हम लगा देते हैं, कार्बोनिल फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, इस CO डबल बॉन्ड O की बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये जितना ज़्यादा मजबूत होगा, बॉन्ड स्ट्रांग होगा, उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी, CO फ्रीक्वेंसी, कार्बोनिल फ्रीक्वेंसी रहेगी। तो अगर इस पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ ऐसे O- हो जाएगा। तो ये जो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी बॉन्ड क्या हो रहा है, वीक हो रहा है, इसलिए फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। तो देखिए डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, इसलिए फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। तो जब भी अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाते हैं तो हमारे CO की फ्रीक्वेंसी क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर हम लगाते हैं तब CO की फ्रीक्वेंसी क्या होंगी, अगर देखो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इस पे हम लगाए तो ये जो ऑक्सीजन ये इसके तरफ अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये कार्बन और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव इसका इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन इसने खींच लिए। तो ये ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन देगा, यानी इसमें ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड, तो ये और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा बॉन्ड, इसलिए कार्बोनिल की फ्रीक्वेंसी और बढ़ जाएंगी तब जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड होंगे। तो अभी देखो तीनों में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड है। अभी देखो इसको यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है। आपको याद रखना है कि इस कार्बन की, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन की जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होंगी, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होंगी उतना ज़्यादा उसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा CO में, और उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होंगी। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना कम CO फ्रीक्वेंसी। तो इसमें देखो यहाँ पे इधर से भी इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे, इधर से भी इसको इलेक्ट्रॉन मिल रही है, यानी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी है, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। अभी देखो इसको सिर्फ एक ही साइड से मिल रहे हैं, इसलिए ये उससे थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग होगा। फॉर एग्जाम्पल ये अगर 100% डोनेट कर रहा है ऑक्सीजन, तो इसको इधर से भी 100 मिल रहा है और इधर से भी 100, इसको 200% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है, इसलिए सबसे वीक बॉन्ड यही होगा, इसलिए सबसे कम फ्रीक्वेंसी सेकेंड की होंगी। देन थर्ड में देखो ऑक्सीजन इसको 100% इधर नहीं दे सकता, कार्बोनिल को 50% ही देगा। क्यों, क्योंकि 50% वो इधर भी तो देगा, इस वाले कॉन्जुगेशन में इधर भी तो कॉन्जुगेशन है, इसलिए इस वाले कार्बोनिल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिर्फ 50% मिल रही है, इसलिए इसकी CO फ्रीक्वेंसी, इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा होगा और इसकी CO फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी देखो आपको कुछ कुछ क्वेश्चन में ना लॉजिक भी लगाना होता है, ऐसे नहीं कि चारों ऑप्शन रीड कर रहे हैं, चारों देख रहे हैं और समझ ही नहीं आ रहा कि चारों तो हमारे मैच हो ही नहीं रहे। आपका अगर एक भी मैच हो जाता है ना तो आपको बाकी आंसर्स पता चल जाएंगे। जैसे देखो 1,2 डाइक्लोरो का इथेन का आपको स्ट्रक्चर पता है, आपको पता है दोनों का प्रोटॉन का इन्वायरमेंट सेम है, इसलिए दोनों का सिग्नल एक ही आएगा, और जनरली CH2 का सिग्नल 2.1 पे आता है, लेकिन इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होने की वजह से वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाएंगी, इसलिए 3.5 की, ये तो आपको सबको पता है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगर आपको इतना भी पता था तो बाकी आंसर ऑप्शन अगर आपको नहीं भी पता थे तो आप इसका आंसर सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें फर्स्ट का आंसर सेकेंड दिया हुआ है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखो 1,4 डाइब्रोमो बेंजीन, जिस भी मॉलिक्यूल में 2 ब्रोमीन मॉलिक्यूल होते हैं ना, Br होते हैं, 2 Br, उसका जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में रेशो होता है 1:2:1 होता है, ये एक हिंट होती है।
तो यहाँ पर 1:2:1 है कि अगर आपको ये m/e वैल्यू निकालने की ज़रूरत भी नहीं थी, आपको शॉर्टकट यूज़ करके लॉजिक लगाना होता है क्योंकि टाइम एग्जाम में कम होता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। देन आपको मैंने इस पे भी एक अलग से वीडियो बनाया है डिटेल में कि हम वुडवर्ड फिशर रूल से लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं। यहाँ पे एम ही लगा हुआ। कॉन्जुगेटेड डाइन के लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है 217 सॉरी। एक मिथिल सब्स्टिट्यूट के लिए 5 ऐड करेंगे, नियरली 223। तो यहाँ पे 220 हमें नियरली आंसर दिया हुआ है, इसलिए ये किसके लिए हो जाएगा, सी का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देन डी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सी का ऑप्शन फर्स्ट, देन डी का 4, तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अभी देखो आपको सिर्फ प्राइमरी कार्बोनिल को ऑक्सीडाइज करना है, सेकेंडरी कार्बोनिल को ऑक्सीडाइज नहीं करना है। तो MnO2 तो सिर्फ बेंजाइलिक और अलाइलिक पोजीशन पे अगर OH है तो उन्हीं को क्या करता है, ऑक्सीडाइज। यानी अगर ऐसा बेंजाइलिक पोजीशन पे OH है तो उसी को ऑक्सीडाइज करके ये क्या करता है, बेंजाइलिक पोजीशन वाले OH को ऑक्सीडाइज करते ये CHO में कन्वर्ट करता है। इस तरह से बेंजाल्डिहाइड बेंजील अल्कोहल से बेंजाल्डिहाइड बनाता है। और अलाइलिक पोजीशन पे है तो उसको भी OH को ऑक्सीडाइज कर देगा। टेम्पो जो होता है ये प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है अल्डिहाइड में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पिरिडीनियम PDC जो होता है तो ये प्राइमरी अल्कोहल को तो अल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, साथ ही साथ सेकेंडरी अल्कोहल को हमेशा ही सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में ऑक्सीडाइज करता है। तो ये जो हमारा अल्कोहल है ये भी इसमें क्या हो जाएगा, PDC के साथ कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन हमें तो सिर्फ इसी को कन्वर्ट करवाना है, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, टेम्पो, सेकेंड ऑप्शन। और ये जो DMDO है ये तो ऑक्सीरेन, ये इपोक्साइड फॉर्मेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अभी आप देखो इसमें नहीं है क्या, फोर्थ पोजीशन पे एडिशन हुई है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आया, ये यहाँ मूव करके गया और ये यहाँ पे। तो ये जो विनाइल हमारा विनाइल लिथियम जो है, ये जो विनाइल लिथियम हम यूज कर रहे हैं, ये तो अभी देखो ये यहाँ पर भी अटैक कर सकता है लिथियम। लिथियम क्या होता है, हार्ट सेंटर होता है, डायरेक्टली कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे 1,2 एडिशन। यानी इस तरह से ये कार्बोनिल पे ये OH हो जाएगा और ये अबव साइड से अटैक इसने किया तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये इस वाला प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन हमें कॉन्जुगेट एडिशन करानी है, 1,2 डायरेक्ट एडिशन नहीं। तो अगर हम कॉपर की प्रेजेंट में एडिशन करवाते हैं तो क्या कॉपर क्या करता है, 1,4 कॉन्जुगेट एडिशन देता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। सी में भी देखो ये लाइक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है विनिल मैग्नीशियम, तो ये भी डायरेक्ट एडिशन देके अल्कोहल बनाएगा और इस कार्बोनिल सेंटर पे डायरेक्ट एडिशन ये करता है। लेकिन जो कॉपर के प्रेजेंस में हमेशा रिएजेंट क्या करते हैं, कॉन्जुगेट एडिशन देते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अभी देखो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखो इसमें सबसे ज़्यादा बेसिक तो फर्स्ट वाला रहेगा NH, क्योंकि ये जो है इस पर कोई अदर सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ है, सब में रिंग में ऑक्सीजन सल्फर है। ये अपने -I इफेक्ट से क्या कर रहे हैं, इसकी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ विड्रॉ कर रहे हैं -I से, यानी इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। अगर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होंगी तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली दे नहीं सकेगा, यानी इसकी डोनर एबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएंगी। और डोनर एबिलिटी को ही हम क्या कहते हैं, बेसिसिटी। अगर वो इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं दे रहा है यानी वो लेस बेसिक है, इसलिए सबसे ज़्यादा बेसिक होगा फर्स्ट, देन सेकेंड, देन थर्ड एंड देन फोर्थ। अब सेकेंड में सबसे देखो जिसकी जितनी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है वो इजीली डोनेट करता है,
तो सल्फर और नाइट्रोजन में पहले सल्फर डोनेट करेगा इजीली, तो इसलिए सेकेंड वाला। एंड देन थर्ड में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में दोनों में से पहले कौन डोनेट करेगा? नाइट्रोजन डोनेट करेगा। लेकिन नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये -I से ऑक्सीजन अपने तरफ खींचेगा, इसलिए थोड़ी लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास होंगी। और ये जो है तो NH ये सेकेंडरी अमाइन है, और ये जो है ये क्या है हमारा टर्शरी। तो सेकेंडरी और टर्शरी में मोर बेसिक होता है सेकेंडरी, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के लिए इतने ही, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।